नमस्कार। आज के पेमेंट एग्रीगेटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे एक व्यूअर, जब हम ई रुपीज के सेगमेंट्स पे जब हम वीडियो डाल रहे थे तो हमारे एक व्यूअर श्री अनूप कुमार पांडे ने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मर्चेंट एग्रीगेटर पे भी एक वीडियो बनाएं। आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके साथ साथ ही आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है मर्चेंट एग्रीगेटर के रूप में। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? आपने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे आपने शॉपिंग करी होगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज या अदर पोर्टल्स पे भी आपने शॉपिंग करी होगी। तो वहां पे आप कार्ड डिटेल डालते हैं, कार्ड से पेमेंट हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, फिर वो मटेरियल आपको टिप हो जाता है, आपके घर डिलीवरी करने वाला कुरियर आ जाता है, आप मटेरियल लेते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि इसके बीच की जो कड़ी है आपके बीच में और उस पोर्टल पे जो वो सामान बेचने वाला जो सेलर है, इसके बीच में जो कड़ी है वो कौन है? वही कड़ी ये पेमेंट एग्रीगेटर है। ये पेमेंट एग्रीगेटर बेसिकली आपके और सेलर के बीच में जो उस प्लेटफॉर्म पे अपने जो गुड्स को बेच रहा होता है उसके बीच में ट्रांजैक्शन करने का एक मीडियम है। ये भारत के कंपनीज एक्ट 1956 अमेंडेड एक्ट 2013 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। पेमेंट एग्रीगेटर का कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC जिनको कहा जाता है, उनको यदि पेमेंट एग्रीगेटर का सॉल्यूशंस और पेमेंट एग्रीगेटर उनको बनना है या पेमेंट एग्रीगेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो उनको RBI से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो जाके पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर पाएंगे और अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। ये बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर दो तरह का होता है। पहला, पेमेंट एग्रीगेटर की सर्विसेज बैंक्स खुद ही देते हैं। जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं, ये बैंक या तो खुद ही दे सकते हैं या इनको कोई थर्ड पार्टी एग्रीगेटर भी दे सकता है। जैसे आपने सुना होगा कैशिफाई है, पेपल है, अदर तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं पेमेंट एग्रीगेटर की। वो सर्विसेज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि वो RBI से इसके लिए लाइसेंस ले, RBI में अप्लाई करे, RBI उसका ड्यू डिलिजेंस करेगी, उसको वेट करेगी, उसके प्रोसेसेस को वेट करेगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिकली IT इंफ्रास्ट्रक्चर को वेट करेगी। वेट करने के बाद तब उसको लाइसेंस RBI देती है। अब आते हैं इसके फंक्शनिंग के ऊपर कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज की तरह काम, एक पुल की तरह काम करता है। कस्टमर्स और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को ये फैसिलिटेट करता है। अब ट्रांजैक्शंस के कई सारे मोड्स भी हो सकते हैं। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं, बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन आ गया, इजी EMI के ऑप्शंस में भी आप पेमेंट करते हैं। आपके पास एक लिंक आ जाता है, उस लिंक के थ्रू भी पेमेंट करते हैं। मल्टीपल मोड्स के जरिए आप पेमेंट करते हैं। इसी पेमेंट को जो फैसिलिटेट करता है वो होता है पेमेंट एग्रीगेटर। अब इसके फंक्शनिंग के बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ये काम कैसे करता है। और अभी आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं प्रोसेस, उसी प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई हम करते हैं आपके ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। अब आप जैसे भी ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप एक चेकआउट प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसमें आप अपना एड्रेस, आगे अपना पेमेंट डिटेल्स, एड्रेस के बाद पेमेंट डिटेल आप डालते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप डालते हैं। पेमेंट डिटेल डालने के बाद एक वहां पे पेमेंट गेटवे एक इन्वॉल्व होता है। वो पेमेंट गेटवे हो सकता है उस पोर्टल का हो या थर्ड पार्टी का हो, इट डजंट मैटर। ये पेमेंट गेटवे के बारे में हम अपने पेमेंट गेटवे वाले वीडियोज पे, जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा उस वीडियो पे हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी इसको थोड़ा रहने देते हैं। उसमें बीच में एक पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व होता है। आपके पेमेंट डिटेल डालने के बाद पेमेंट गेटवे आपके डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप जिस भी नेट ऑपरेटर का कार्ड यूज कर रहे हैं, कार्ड जो इशूअर्स हैं आपको पता है 3-4 हैं मेजरली, वीजा, मास्टर, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस। आपका जो डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा या मास्टरो, यही 4-5 कार्ड इशूअर्स के नेटवर्क के थ्रू होगा। तो पेमेंट गेटवे क्या करता है कि आपका कस्टमर पहले आपके डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उन कार्ड ऑपरेटर्स के पास आपका डिटेल्स, आपका कस्टमर का डिटेल और आपके कार्ड का नंबर और जो भी आप CVV और ये सब डालते हैं वो उस कार्ड ऑपरेटर को भेजता है। कार्ड ऑपरेटर फिर उसको चेक करता है कि ये अपने डेटाबेस में कि क्या एक्चुअली उसने ये कार्ड इशू किया है, कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा कार्ड नंबर में या अकाउंट जो होल्डर है उसके नेम में, इस तरह का वो अपने डेटाबेस में चेक करता है। चेक करने के बाद एक बार जब वो वेरीफाई करता है कि हाँ एक्चुअल ये कार्ड जेन्युइन है, वो फिर
इशूइंग बैंक को भेजता है, जिस बैंक से बैंक के अकाउंट नंबर पे वो कार्ड लिंक है। एक बार वो बैंक को भेज देता है कार्ड ऑपरेटर कि हाँ मेरे एंड से चेक हो गया कि अब ये कार्ड वेरीफाई हो गया। बैंक को भेजता है कि आप अब चेक कीजिए कि हाँ ये एक्चुअल जेन्युइन अकाउंट है। जब बैंक वेरीफाई करता है कि हाँ ये अकाउंट जेन्युइन है, ये कार्ड भी जेन्युइन है, ऑपरेटर है उसने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद बैंक ने वेरीफाई कर दिया कि हाँ मेरे ही अकाउंट से ये कार्ड लिंक्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अकाउंट पे 3 कार्ड मैप हो, जिसमें से 2 बंद हो गए हो, तीसरा चालू हो और पता लगे आपने यूज कर लिया जो बंद हुए और जो हो गया है वो कार्ड नंबर, तो बैंक मना कर देगा या कार्ड नेटवर्क भी मना कर सकता है कि ये तो बंद हो गया। कार्ड नेटवर्क कंफर्म भी कर दे कि हाँ मेरे वहाँ रजिस्टर्ड है, मेरे डेटाबेस में है, तब वो बैंक मना कर देगा कि हाँ ये कार्ड लिंक तो है लेकिन ये कार्ड डिसेबल हो गया, ये कार्ड पे ट्रांजेक्शन बंद है। अब एक बार जब बैंक ने डिटेल वेरीफाई कर दी, इसके बाद वो डिटेल्स जो एक्वायरिंग बैंक्स है उसको वाया कार्ड नेटवर्क ये कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ ये डिटेल्स वेरीफाइड है। अब जो एक्वायरिंग बैंक होता है पेमेंट एग्रीगेटर का होता है, जिसके अकाउंट में कस्टमर का पैसा ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेलर रखा जाता है। बाद में वो मर्चेंट को सेटल करता है वो अमाउंट। अब जो मर्चेंट एग्रीगेटर का जो अकाउंट है वो फंड रिक्वेस्ट भेजता है कस्टमर के अकाउंट को, कस्टमर के बैंक को कि हाँ सारा डिटेल्स अब वेरीफाई हो गया, तो अब आप चेक कीजिए कि इस कस्टमर के अकाउंट में फंड बैलेंस प्रॉपर है। और रिक्वेस्ट भेजता है बेसिकली कि हमको इतना अमाउंट डिडक्ट करना है। वो रिक्वेस्ट जब इशूअर के अकाउंट में आता है, कस्टमर के अकाउंट में आता है, तो वो बैंक वेरीफाई करता है कि हाँ इसके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस है जिससे ट्रांजेक्शन हो सके। तो वो फिर दोबारा रिप्लाई करता है अफर्मेशन में, यस में, कि हाँ आप ट्रांजैक्शन कर सकते। जब वो बैंक इशूअर बैंक जब वेरीफाई करता है तो आपके पास ओटीपी आता है। अब आप सोचिए कि ये सारा काम मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में होता है, और जब आप अपना ओटीपी डालते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है। आपका ट्रांजैक्शन जब सक्सेसफुल हो गया, कोविड के पहले ही ई कॉमर्स काफ़ी ग्रोथ कर रही थी इंडिया में, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत ई कॉमर्स का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। उसके चलते पेमेंट एग्रीगेटर्स की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई। अब आजकल जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनको तो ज़रूरत है ही है, साथ में मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट ब्रांड्स, आजकल बहुत सारे प्राइवेट ब्रांड्स आ रहे हैं जो ऑनलाइन कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं, या ऐसे भी ब्रांड्स आ रहे हैं, D2C ब्रांड्स कॉन्सेप्ट एक आया है, कोई मटेरियल बेच रहे हैं। ऐसे ब्रांड्स इंडिया में काफी फल फूल भी रहे हैं, और उनके फलने फूलने में जो रिवोल्यूशनाइज जो इफेक्ट है वो इन्हीं पेमेंट एग्रीगेटर्स का है, जो ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने में काफी हेल्प कर रहे हैं, जिससे कस्टमर डायरेक्ट ब्रांड के साथ जुड़ता है, उनके पोर्टल पे आता है, उनके ऐप पे आता है, डायरेक्ट परचेज करता है, मटेरियल लॉजिस्टिक्स के थ्रू उसके घर पे पहुंच जाता है, कस्टमर भी खुश, पोर्टल भी खुश, बीच में ना कोई डीलर है ना डिस्ट्रीब्यूटर है। ये मार्केट वर्ल्ड वाइड $5.4 ट्रिलियन बनने वाली है FY 2022 के क्लोजिंग में। आप समझ सकते हैं कि ऑल वर्ल्ड वाइड 5.4 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन ये केवल ई कॉमर्स सेक्टर $5.4 ट्रिलियन की बनने जा रही है बाय द एंड ऑफ 2020 FY, और इंडिया में ही केवल 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है केवल इस सेक्टर में। और उस ग्रोथ में जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है वो ये हैं पेमेंट एग्रीगेटर। स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेजर फीचर्स, 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है इजी ऑनबोर्डिंग। अब यहाँ पे ऑनबोर्डिंग किसका होता है? ऑनबोर्डिंग मतलब जब भी कोई, आप एक सेलर हैं, आप नहीं दुकान, आपकी एक शॉप है, आप चाह रहे हैं कि मैं पैन इंडिया सर्विस करूं। अब आपकी कहीं एक दुकान है, सपोज आप वेस्ट बंगाल में किसी ईस्ट मिदनापुर के एक छोटे से लोकल एरिया में आपकी एक दुकान है, आपकी रीच अगल बगल के 200-300 मीटर 2-4 गांव के आसपास होगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ ईस्ट मिदनापुर में बैठ के मैं केरला के कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचूं। ये काम आप पेमेंट एग्रीगेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। आप पेमेंट एग्रीगेटर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उनके सर्विसेज के थ्रू अपना वेबसाइट बनवा के अपना इंटीग्रेशन करिए, कस्टमर से ऑर्डर लीजिए, कस्टमर से इनके थ्रू आप पेमेंट लीजिए। जब भी RBI किसी बैंक्स को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स को जब भी ये लाइसेंस देती है तो उसके IT इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हैविली स्क्रूटनाइज करती है, तब जाके RBI वो लाइसेंस देता है। कस्टमर का डेटा, फाइनेंशियल डेटा मोस्ट वैल्यूएबल डेटा होता है। कस्टमर का डेटा, आपका डेटा, फाइनेंशियल डेटा कहीं भी लीक होने की जरा सी लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं है, इसीलिए हाईली सिक्योर है। तीसरा इंस्टेंट रिफंड। चौथा सेटलमेंट। जो इंस्टेंट सेटलमेंट ये देते हैं
इससे आपको फायदा ये है, एज ए सेलर, एज ए मर्चेंट 24/7 इनका कस्टमर सपोर्ट होता है। एज ए सेलर आपको कोई इशू है, एज ए कस्टमर जो आपके कस्टमर्स हैं उनको कोई इशू है, तो ये 24/7 रिजोल्यूशन के लिए ये रेडी रहते हैं आपके क्वेरीज को आपकी हेल्प करने के लिए। आपके किसी भी एपिसोड में इतना ही। हम आगे और भी इससे रिलेटेड एपिसोड लाने वाले हैं जिसमें पेमेंट एग्रीगेटर्स और बेसिकली पेमेंट गेटवे वर्सेस पेमेंट एग्रीगेटर्स के हम और एपिसोड लाने वाले हैं। तो हमारी आगे की सीरीज भी आप देखिए, आपसे अनुरोध यही है। एक बार और अनुरोध आपसे करेंगे कि आपको अच्छा लगा हो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।